नमस्कार। आज हम यहाँ पर ऑप्स एंड गायनी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोहेड्रमनियोस। इससे पहले हम पॉलीहेड्रमनियोस पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पॉली का मतलब होता था कि इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, जबकि ओलिगो का मतलब क्या है, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। जब गर्भधारण होता है तो उसके दौरान एक मेडिकल कंडीशन है। ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज होती है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जो कि फीटस को चारों तरफ से घेरे रखता है। एमनियोटिक सैक के अंदर ये होता है। ये एमनियोटिक सैक है, ये फीटस है, और ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो वापस से देख लेते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियोस इज मेडिकल कंडीशन इन प्रेगनेंसी characterized by deficiency of amniotic fluid that surround the fetus in the amniotic sac। और ये टिपिकली किससे डायग्नोस होता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। और इसमें क्या पता चलता है हमें, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो जब 5 सेंटीमीटर से कम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। या फिर जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट या एसडीपी जो है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर आ जाता है, 2 सेंटीमीटर से कम, तो क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर से कम है तो क्या हो गया, ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो गया। और SGP सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये क्या करता है, नॉर्मल फीटल मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, लंग डेवलप करता है फीटस का, और कुशन की तरह काम करता है यूटेराइन कंप्रेशन में या यूट्रस के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड ऑल्सो हेल्प डेवलप योर बेबीज डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कंसेप्शन के बाद में 12 डेज़ तक जो है वो 12 डेज़ के बाद, जैसे कंसीव किया एक मदर ने, तो 12 डेज़ के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ता रहता है, कब तक, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये इसमें बढ़ोतरी होती है। और उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये तो होती है नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन वो यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो फिर वो क्या कर देता है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस कर देता है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस के, तो ये होते हैं यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो यूट्रस है उसमें प्लेसेंटा से मिलता है पोषण फीटस को, तो इस जो लिंक है इसमें कहीं भी इनसफिशिएंसी आ जाती है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाता है। जैसे कि ड्यू टू प्री एक्लेम्सिया या फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गया है, थ्रोम्बोटिक कोई डिसऑर्डर हो गया है, मतलब वहाँ सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और या फिर कोई और मदर डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जैसे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया प्री टर्म और एट टर्म पर, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर की वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो सकता है। पोस्ट टर्म डिलीवरी है, मतलब कि उसको कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम, लेकिन पोस्ट टर्म जा रही है वो प्रेगनेंसी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हो गया। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इनको लेने से, या फिर NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेने से भी ये कई बार हो जाता है। इसके अलावा फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं जैसे कि एन्यूप्लॉइडी, तो इसमें भी ये हो सकता है। फीटल मालफॉर्मेशन हो गए, दोज दैट डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, जो फीटस का यूरिन प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो उससे हो जाता है। यूरिन प्रोडक्शन से ही एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो सकता है। फीटल डेथ हो सकती है। इडियोपैथिक एंड डिहाइड्रेशन या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, ये सब कॉजेज हो सकते हैं इसके। तो मेन कॉजेज में क्या हो गया ओलिगोहाइड्रोमनियोस के, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी,
एसी इनहिबिटर NSAID लेने से, फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से, फीटल मालफॉर्मेशन से, और इंट्रायूटराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। देन आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ओलिगोहाइड्रोमियोस के। तो ये होंगे लो एमनियोटिक फ्लूइड ऑन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में कम एमनियोटिक फ्लूइड आना, सडन ड्रॉप इन फीटल हार्ट रेट जो FHS है और फीटल हार्ट रेट है वो सडन ड्रॉप हो जाती है इसमें। फीटल साइज स्मॉलर होता है देन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जैसे कि मान लो 30 वीक पे जितना बच्चा होना चाहिए उससे वो कम होगा, उससे कम साइज होगी उसकी। एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑन द फीटल मॉनिटर सच एज फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लीकिंग फ्लूइड आएगा, लीक होने लग जाएगा, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, फंडल हाइट स्मॉलर विद एज ऑफ जेस्टेशन, लिमिटेड या फिर नो फीटल मूवमेंट या फिर डिक्रीजिंग फीटल मूवमेंट, लो और अनचेंज जो मैटरनल वेट है माँ का वजन वो कम या अनचेंज होगा। तो ये हो सकते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो लंग मैच्योरिटी क्या होगी, डिले होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी। इनएबिलिटी ऑफ द फीटस टू टॉलरेट लेबर, लेबर को वो फीटस इनएबिलिटी होगी उसको टॉलरेट करने में, लीडिंग टू नीड ऑफ सीजरियन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें। फीटल डेथ भी हो सकती है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, इन्फेक्शन हो सकता है, वाटर हैज़ ब्रोकन अर्ली। यदि ओलिगोहाइड्रोमियोस लास्ट ट्राइमेस्टर में वीक्स 28 वीक से 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है तो कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं एम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, फीटल ग्रोथ की रेस्ट्रिक्शन, रेस्पिरेटरी इशू या अंडर डेवलप्ड लंग, इंक्रीज रिस्क सीजरियन डिलीवरी का, नीड फॉर अर्ली डिलीवरी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। देन डायग्नोसिस क्या होगा ओलिगोहाइड्रोमियोस का, तो पेशेंट हिस्ट्री लेंगे उसमें मैटरनल और फैमिली हिस्ट्री, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहली प्रेगनेंसी के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें कि फंडल हाइट और कोई फ्लूइड लीकेज तो नहीं हो रहा ये सब देखेंगे, इमेजिंग टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसमें जिससे कि AFI और MPB का पता चलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है उसमें क्या होता है ये नॉर्मल होता है 5 से 24 सेंटीमीटर, तो यदि 5 से कम होता है तो होगा ओलिगोहाइड्रोमियोस। और दूसरा हमने एक और पढ़ा था पहले, उसी की जगह पे मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट भी कह सकते हैं उसको MVP, और इसमें क्या होता है इज़ द मेजरमेंट ऑफ डीपेस्ट पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2 से ज़्यादा और 8 से कम। दो से ज़्यादा और 8 से कम, तो इसमें यदि 2 से कम हुआ ये तो क्या होगा ओलिगोहाइड्रोमियोस। डॉपलर अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं, इससे फीटल की ब्लड वेसल्स और जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन प्लेसेंटा फीटस वो पता चल जाता है। कैरियोटाइपिंग करते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए। डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं कि जो सस्पेक्ट हैं जैसे प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो नहीं हुआ, तो इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड का चेक किया जाता है। देन स्वाब दैट फ्लूइड इज डन टू चेक फॉर द फॉलोइंग। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 1 या IGF BP1 ये टेस्ट किया जाता है। मेजर प्रोटीन मार्कर होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड का। इसके अलावा प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन 1 PAMG1 इज ऑल्सो प्रोटीन फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड विद हाई एक्यूरेसी एट ऑल जेस्टेशनल एज, तो ये टेस्ट किए जाते हैं। देन ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, देयर इज नो लॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर ओलिगोहाइड्रोमियोस, फ्यू थिंग्स दैट कैन टेम्परेरी इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। हैविंग ओलिगोहाइड्रोमियोस नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट बट वी क्लोजली मॉनिटर, यानी कि फीटस को क्लोजली मॉनिटरिंग की जाती है और मदर की भी। और इसके अलावा जो फीटल हार्ट साउंड है या NST है वो की जाती है, और इसके अलावा चेक किया जाता है अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड।
इसमें सपोर्टिव थेरेपी दी जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो ये टेक्निक्स है टेम्परेरी होती हैं और ट्रीट नहीं करती हैं अंडरलाइंग कॉज को, पर ये सपोर्टिव थेरेपी होती है। देन फ्लूइड थेरेपी होती है। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड लेता है पेशेंट, उससे क्या है एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ओरल हाइड्रेशन इज़ यूजुअली एडवाइज्ड। इसके अलावा कुछ कुछ केसेस में इंट्रावीनस हाइड्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। बेड रेस्ट किया जाता है, पेशेंट से बोला जाता है बेड रेस्ट के लिए, जिससे कि प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। उससे क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है। इसके अलावा टिश्यू सीलेंट्स भी दिए जाते हैं। ये क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन थेरेपी है और इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है हाइड्रेशन का और DDABP का, डेस्मोप्रेसिन का, और अदर मेथड्स टू इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो सारी मेडिसिन है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मॉनिटरिंग करें। दिस प्रोसीजर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू असेस द वेल बीइंग ऑफ हाई रिस्क फीटस, यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर 28 वीक। जब हो जाते हैं जेस्टेशन के तो उसके बाद में मॉनिटरिंग की जाती है, या तो वंस या ट्वाइस ए वीक। तो इसमें NST वगैरह की जाते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल, इस प्रोसीजर से क्या होता है बेबी की मूवमेंट, उसकी मसल टोन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब पता लगता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दिस टेस्ट विल चेक द बेबीज हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्टिविटी और रेस्ट। मेडिकेशंस में इफ़ द ओलिगोहाइड्रोमिस ड्यू टू प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है यदि, तो कुछ उसमें एंटीबायोटिक देते हैं जिससे कि रिस्क ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन नहीं हो। स्टेरॉइड देते हैं जिससे कि फीटल लंग डेवलपमेंट हो। और प्रोसीजर में एमिनो इन्फ्यूज़न करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें यूट्रस में थ्रू द पेशेंट सर्विक्स, विच कैन हेल्प प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को ये रोकता है। इसके अलावा लेबर इंडक्शन और सीजेरियन डिलीवरी इन सिचुएशन वेयर फीटल सर्कुलेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज। जब फीटल सर्कुलेशन के कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हों तो लेबर इंडक्शन या फिर सीजेरियन डिलीवरी की जाती है। और यदि फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मल हो रही है, डिप हो रही है, तो भी ये किया जाता है सीजेरियन। फीटस में नीड टू बी डिलीवर टू प्रिवेंट बर्थ इंजरी, जिसके कि बच्चे को बर्थ इंजरी नहीं हो। आज का हमारा टॉपिक था ओलिगोहाइड्रोमिनियोस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।